चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एक हमारा कंपनी का शासन, दूसरा हमारा सम्राट का शासन यानी ताज का शासन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया है। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, बोला जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। ठीक है, मेरा बस यहाँ तक ये बताया गया है कि जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थे 1608 में भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने के लिए चार्टर एक्ट में साइन करके दे दिया गया था। और जो हमारा कंपनी क्या थी, 1765 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 1765 के बाद क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इसने दीवानी अधिकार, जिसमें राजस्व और दीवानी न्याय दोनों थे, उसको अपने अंडर ले लिया। इसके तहत फिर इसके आगे लिखा है, इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1957 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। यहाँ पर इतने पूरे पैराग्राफ में ये बता दिया गया कि जो हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था तो क्या हुआ था, 1858 में जब हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने जो हमारा भारत का शासन था उसको अपने अंडर पूरा प्रत्यक्षता वो हैंडल करने लगी थी। यानी यहाँ से हमारा ताज का शासन स्टार्ट हो गया था। फिर ये कब तक चलता रहा, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया हमारा, ये सब इसमें यही बताया गया है। इसके आगे देखो और हमारा क्या दिया गया है। जैसे बोला जा रहा है, हमारा स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यहाँ तक हमारा बस इतना बताया गया है कि हम लोग जब स्वतंत्र हो गए थे तो हमें एक संविधान की नीड हुई। जब हमें संविधान का एक आवश्यकता महसूस हुई तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1946 में एक संविधान सभा का हम लोगों ने गठन किया। और यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, और संविधान सभा ने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में ये संविधान अपना अस्तित्व में आ गया। ये देखो, ये मेंस का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जैसे लिखा है, यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन के कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या यानी ये हमारा बताया गया है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट हमारा ये देखो कौन कौन सा है। पहला हमारा कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 के बीच में बताया जाएगा।
जो विधिक रूपरेखा है ना, इन्हीं सब में बताया जाएगा, इन्हीं एक्ट में बताया जाएगा हमारा। और सम्राट का शासन, यानी जब हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिया था, तो यहीं से बोला जाता है ताज का शासन या फिर सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। अब ये देखो 1773 का हमारा कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, यानी हमारा पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है। इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था यथा पहला जो हमारा बताया जा रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। उनके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये हमारे संवैधानिक महत्व थे। एक, उनके कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा, हमारा इसके द्वारा कंपनी ने पहली बार क्या किया, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। और तीसरा, हमारा यहाँ से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये 3 संवैधानिक महत्व थे हमारे। इसकी क्या विशेषताएं हैं हमारी। पहला इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास, दूसरा वाला हमारा, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जिसमें पहले सभी प्रेसिडेंसियां के गवर्नर जनरल एक दूसरे से अलग अलग थे। तीसरा नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला, जो हमारा बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा और इसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्य, यानी एक परिषद बनाया गया जिसमें 4 सदस्य थे। और हमारे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग। जो हमारे बंगाल और बम्बई के गवर्नर थे मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले सारी प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी। तीसरा पॉइंट हमारा, जो हमारे कोलकाता है उसमें क्या किया, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 1774 में, और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये 3 पॉइंट में बस इतना बताया गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया गया है। ये देखो, और इसमें पॉइंट हैं ऐड नहीं हो पाए। ये वाला पहले वाले का ये जैसे 3 पॉइंट है तो 4th पॉइंट क्या हमारा है, 3 पॉइंट मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट है हमारा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 5वां है हमारा, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से
कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसमें भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, अब 1781 का संशोधन अधिनियम, इसके बारे में जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है बस मैंने वही हाईलाइट किया है, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। इसमें जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बस 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों लाया गया था? 1773 की खामियां जो थी उनको दूर करने के लिए इसे हम अमेंडमेंट एक्ट और या फिर बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके क्या प्रावधान थे यानी क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें पहली विशेषताएं हमारी ध्यान से सुनना तुम। ठीक है, लिखा है इस कानून के गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पदधारण के अधिकार के लिए थे। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये बस इतना बोला गया है पहले पॉइंट में कि गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के सेवक, इनको सभी को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? लिखा है इस कानून में, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, लिखा है इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया गया। थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है इस कानून द्वारा कोलकाता, जिसे कोलकाता बोलते थे हम, कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेंगे। यानी हिंदुओं के लिए हिंदुओं के हिसाब से सज़ा और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है इस कानून द्वारा कौन? जो हमारा 1781 का ये हमारा संशोधन अधिनियम है। देखा, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ। फोर्थ पॉइंट का ये बोला जा रहा है हमारा कि अगर किसी को अपील करना है, प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील करना है, तो हमें हाई कोर्ट ना जाकर हमें कहाँ जाना होगा? जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई थी उसके यहाँ जाना होगा अपील करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा बोला जा रहा है? इस अधिनियम में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए, मान लो एक तरह की विधायिका के काम भी कर रही थी। ठीक है, ये हमारी कार्यपालिका विधायिका दोनों का काम कर रही थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम हो गया। ठीक है, अगर हम बोले ये 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसके बारे में क्या है? ठीक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको। अभी मैंने सिर्फ तुमको 2 एक्ट पढ़ाए हैं, डेली ऐसे ही 2 करके पढ़ाते रहेंगे। ये है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब के लिए
बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।